हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लॉब्स एंड फंक्शंस फ्रंटल एंड टेम्पोरल। ऐसा टॉपिक्स है जो बार बार एग्जाम में 5 से 6 सवाल आना हमेशा तय होता है। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन बिना स्किप के सारे क्वेश्चन देखना। कुछ इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपको कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स दिया जा रहा है, जिसमें आपका जो सिलेबस है 15 यूनिट का, उसमें हर एक टॉपिक्स को कवर करते हुए हमने 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, जीके जीएस मैथ रीजनिंग लैंग्वेज पेपर आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड टॉपिक वाइज थ्योरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सब कुछ दिया जा रहा है। साथ में आपको साइकोलॉजी का ग्रुप, जहाँ पे आप ग्रुप डिस्कशन प्लस टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट कर सकते हो। जस्ट अभी हमने एनसीईआरटी का क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 थिंकिंग का कल टेस्ट सीरीज हुआ था। आज रिजल्ट आपको शाम 5 बजे पब्लिश होगा। अगर आपने अभी तक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे मैंने लिंक शेयर कर दिया, जाकर आप उसे ज्वाइन कीजिए और बताइए आपका स्कोर कितना आ रहा है, क्योंकि आज शाम 5 बजे आपका रिजल्ट सबका पब्लिश होगा साइकोलॉजी ग्रुप का। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ आपको 500 में। लेने के लिए आपको इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करना है, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप भी सीरियस हो तो इस नंबर पे आप कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम का तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। सब कुछ आपको बताया जाएगा, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया। उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या है बिल्कुल आपको स्किप करना है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। पहले, जैसे कि पहला क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है फ्रंटल लोब से। फ्रंटल लोब होता कहाँ पर है? तो फ्रंटल लोब हमारे सामने जो ब्रेन होता है, जो हमारे जहाँ पे आप टीका लगाते हो, वो आपका होता है फ्रंटल लोब। जो उसका उसे कहा जाता है, उसका लोकेशन क्या हो गया? तो आपके सामने होता है फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इसका कार्य क्या होता है? तो जो भी आप डिसीजन लेते हो, ठीक है, जो भी योजना बनाते हो, जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो, उसका ये मेन कार्य होता है। तो आप इसका नोट डाउन करते रहना, क्योंकि जो भी आपको ये पीडीएफ है, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पहली बात, पीडीएफ हमारे जो साइकोलॉजी का ग्रुप है उसमें शेयर किया जाता है, जो आप 500 में कंप्लीट नोट्स के साथ-साथ आपके एग्ज़ाम तक आपको नए-नए क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। सिर्फ़ आपको वन टाइम पेमेंट करना है और आपके एग्ज़ाम तक आपको 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन प्लस जितने भी आपके यूट्यूब पे वीडियो आएँगे एग्ज़ाम तक, वो सारे क्वेश्चन भी आपको मिलते रहेंगे, जिससे आप बेहतरीन प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पे। इनका कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य होता है स्वैच्छिक गतिविधियों को कंट्रोल करना और मोटर कॉर्टेक्स को, जैसे कि लॉब में जो भी आपके स्थिति होता है उसे देखना। ये इसका जो स्पीच प्रोडक्शन होता है, जो हम भाषा बोलते हैं, जिसे हम ब्रोका का क्षेत्र कहते हैं। कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि ब्रोका का क्षेत्र क्या होता है? जो भी हम भाषा के उत्पादन के लिए ज़िम्मेदार होते हैं, वो सब आपके स्पीच प्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। जो फ्रंटल लोब है, ये आपके इमोशन, आपके कंट्रोल करता है आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को। और अगला पॉइंट है इम्पल्स कंट्रोल, जो भी आपके व्यवहार, आवेग होते हैं, उसको भी कंट्रोल करने का कार्य करता है। एग्ज़ाम टिप के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट है? तो फ्रंटल लोब को कमांड सेंटर कहा जाता है। कई बार पूछा गया है कि किस लोब को कमांड सेंटर कहा जाता है? तो याद रखिएगा फ्रंटल लोब को, क्योंकि उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कार्य को ये कंट्रोल करता है, ठीक है? इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, मैं हर एक पॉइंट को रीड करने जाऊँ तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। एक पॉइंट और देखते हैं, टेम्पोरल लोब क्या होता है? जो आपका कान होता है उसके ऊपर और पीछे की ओर जो आपका एरिया होता है उसे कहा जाता है टेम्पोरल लोब, ठीक है? इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है ध्वनि और श्रवण जानकारी को प्रोसेस करना। जो मैं आपको कह रहा हूँ, जो आप जिस माध्यम से सुन रहे हो, उसके पीछे आपका टेम्पोरल लोब का हाथ है। इसमें आपका प्राथमिक जो आपका श्रवण होता है, जो कॉर्टेक्स होता है, उस लोब में आपको स्टोर रहता है। इसकी भाषा की समझ, जो आप भाषा समझते हो, इसकी वजह से आप भाषा समझ पाते हो, जिसका नाम है विंकल्स एरिया, ठीक है? जो आपका मेमोरी है, जो आप याद रखने का कार्य करते हो, कोई भी चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ, आपने 1 हफ्ते पहले की बात जो आपको याद है, उसके पीछे हिप्पोकैम्पस का हाथ होता है। जब आपका जन्म होता है, तो आपका हिप्पोकैम्पस उस टाइम जन्म लेता है। इसलिए आपको आपने देखा होगा, जो आपके बचपन की बात है, जब आपका 6 महीना आपका एज हो, चाहे 1 साल या 2 साल, उस टाइम आपकी कोई भी मेमोरी होगी, आपको याद नहीं होगी। क्योंकि जो हिप्पोकैम्पस होते हैं, जब आपका जन्म होता है, जन्म के बाद ही हिप्पोकैम्पस विकसित होता है। तो इसलिए आपको महीने के 6 महीने बचपन की बातें आपको याद नहीं रहती। जैसे-जैसे आप बड़े होते हो, वैसे आपका हिप्पोकैम्पस आपका विकसित होता है और आपकी मेमोरी को स्टोर करता है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि 6 महीने पहले क्या हुआ था इस सिचुएशन में, तो आप याद कर पाओगे। लेकिन आपको पूछूँ कि 1 साल के एज में आपने क्या-क्या काम किए थे, किससे-किससे आपने बात किया था, आपको याद नहीं होगा।
सेम आपको जैसे एज बढ़ेंगी, आप 60 साल, 70 साल के बूढ़े हो जाओगे, तो भी आपका हिप्पोकैम्पस जो होता है वो धीरे-धीरे खत्म होने लगता है। इसलिए आपने देखा होगा मैक्सिमम टाइम पे जो भी ओल्ड एज होते हैं उनको याद रखने में, उनको पहचानने में कठिनाई होती है क्योंकि हिप्पोकैम्पस जो होता है वो धीरे-धीरे खत्म होने लगता है। ये सब कुछ आपके टेम्पोरल लोब के अंतर्गत आता है, इसे याद रखना क्योंकि बहुत बारी सवाल पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट है इमोशन एंड बिहेवियर। भावनाओं और व्यवहारों को इफेक्ट करता है। विजुअल रिकॉग्नाइजेशन, जो हम चेहरे की पहचान करते हैं, कौन अपना है, कौन पराया है, ये सब कुछ आपके टेम्पोरल लोब के अंतर्गत आता है। एग्जाम टिप के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, तो टेम्पोरल लोब आपका श्रवण और स्मृति का केंद्र माना जाता है, मतलब सुनने का। और जो आपका मेमोरी है, सेंसरी मेमोरी हुआ, लॉन्ग टर्म हुआ, शॉर्ट टर्म हुआ, ये सब आपके टेम्पोरल लोब के अंतर्गत आता है, ठीक है? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसमें मेंशन किए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाते हैं, ठीक है? तो आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड करके आप उसे पढ़ लेना, ठीक है? यहाँ पे मैंने कुछ क्विक रिवीजन के लिए भी एक पॉइंट लिखा है, जिसे आप एक समरी के तौर पे आप इसे पढ़ सकते हो। लोभ क्या होता है? लोभ का काम होता है डिसीज़न लेना, प्लान मेकिंग करना, लैंग्वेज, ठीक है? इसका फ्रंटल लोब का काम क्या है? उत्पादन, मोटर कार्य, भावनात्मक नियंत्रण। टेम्पोरल लोब में क्या आता है? जो भी आपका सुनने का काम हुआ, भाषा की समझ, आपके इमोशन, आपका विजुअल रिकॉग्नाइजेशन, ये सब आपके टेम्पोरल लोब के अंतर्गत आता है। ऑक्सीपिटल लोब क्या होता है? जो भी आप दृश्य प्रसंस्करण करते हो, दृश्य अनुभूति होता है, दृश्य स्मृति होता है, ये सब आपके ऑक्सीपिटल लोब के अंतर्गत आता है। और लास्ट है पैरेटियल, जो कि संवेदी प्रसंस्करण स्थान के अंतर्गत आता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे आप देखिएगा। बहुत सारे मैंने पॉइंट को ऑलरेडी डिटेल में काफ़ी मेंशन किया है, जिससे आपका डाउट इस टॉपिक से लेकर काफ़ी क्लियर हो जाएगा। अगर इतना कंप्लीट आप पढ़ लेते हो, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में आप आसानी से बता पाओगे, क्योंकि इस टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो एक बार जो भी मैंने इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि ब्रोका का क्षेत्र उत्पादन किसके लिए जिम्मेदार है? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कार्य को कंट्रोल करता है। ये सब मैंने जितने भी छोटे-छोटे पॉइंट हो चाहे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हर एक पॉइंट को मैंने काफ़ी डिटेल में मेंशन किया है। तो अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। और प्लीज़ ऐसे कंटेंट बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट, काफ़ी टाइम लगता है क्वेश्चन को फाइंड करने में, कंटेंट लिखने में। प्लीज़ इस एफर्ट के लिए आप वीडियो को लाइक सिंपल से करना है, क्योंकि आप लाइक करोगे तो हमें पता चलेगा वीडियो आपको पसंद आ रही है। तो आपके लिए और बेहतरीन-बेहतरीन कंटेंट लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, जिससे हमें आप मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए और कंटेंट बनाने का। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन-सा लोब डिसीज़न लेने और समस्या समाधान के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? जस्ट मैंने आपको बताया था, किसी का भी गलती आंसर नहीं होना चाहिए कि कौन-सा ऐसा लोब है जिसमें आप प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीज़न मेकिंग का कार्य करते हो। पहला ऑप्शन है फ्रंट लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, पैरेटल लोब या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 1 का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहा है उनका आंसर सही है, फ्रंटल लोब आपका राइट आंसर होगा। फ्रंटल लोब मस्तिष्क का वो भाग होता है जिसमें आप डिसीजन लेने, तर्क करने, समस्या समाधान और योजना बनाने जैसे कार्यों के लिए जिम्मेदार है। ये व्यक्तित्व और भावनात्मक प्रतिक्रिया को भी नियंत्रित करता है। ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से लिया है, तो एनसीईआरटी साइकोलॉजी क्लास 11 का, वहाँ से मैंने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है। इसलिए मैंने मेंशन भी कर देता हूँ कि जो भी क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी के माध्यम से है, जो आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी साइकोलॉजी क्लास 11 का ये टॉपिक्स है, जाकर आप चेकआउट भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, कौन-सा लोब दृश्य जानकारी को प्रोसेस करने से जुड़ा है? पहला ऑप्शन फ्रंट लोब, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, पैरेटल या उपरोक्त एक से अधिक। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑक्सीपिटल लोब होता कहाँ पे? जो आपका मस्तिष्क होता है, जो आपका पिछला पार्ट होता है, उसमें होता है ऑक्सीपिटल लोब। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप सर के पीछे गिरते हो, तो आपकी जो जानकारी होती है, जो आपको देखने की कैपेसिटी होती है, वो खो सकती है। इसमें आपकी आँखें भी जाने की संकेत होती है। इसलिए कहा जाता है अगर आप पीछे की ओर गिरते हो, तो आपका आँख भी जा सकती है, आपकी रोशनी जा सकती है और आप इसके लिए बहुत सारे खतरे हो सकते हैं। तो आपको पता चल गया ऑक्सीपिटल लोब होता है, वो आपका पीछे साइड होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। एनसीईआरटी क्लास 11 का ये भी आपका टॉपिक है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, टेम्पोरल लोब को नुकसान होने से निम्नलिखित से क्या प्रभावित होने की संभावना होती है?
मान लो अगर टेम्पोरल जो लोब है उसका नुकसान हो गया तो उससे आपके बॉडी पे, आपकी ज़िंदगी में क्या असर पड़ेगा आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन दृष्टि, सुनने और भाषा की क्षमता, मोटर कौशल, भावनात्मक नियंत्रण या इनमें से कोई नहीं। देखो कोई भी हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं किसी भी सिंगल क्वेश्चन को नहीं कह सकता कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लेना। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो भी मैंने क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किए हैं, बीपीएससी स्टेट में ऑलरेडी पूछे हुए सवाल हैं और ऐसे क्वेश्चन हैं जो अदर स्टेट में पूछे गए हैं। तो आज का वीडियो हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं ट्राई भी कर रहा हूँ, जो भी मैं टॉपिक कवर करूँ, उसमें आपका बीपीएससी हो, स्टेट हो, सारे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं इस प्रैक्टिस सेट में शामिल करूँ और अदर स्टेट में जो बार-बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन को भी मैं शामिल करूँ और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो ध्यान से ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए कि टेम्पोरल लोब को नुकसान अगर होता है तो आपकी ज़िंदगी पे, आपकी लाइफ पे क्या असर पड़ता है? तो मैंने आपको जस्ट बताया था जो टेम्पोरल लोब होता है वो आपके कान की जो ऊपर साइड होता है वो उसे कहा जाता है टेम्पोरल लोब। अगर उस पे कोई असर पड़ता है तो उस वजह से आपका जो सुनने की कैपेसिटी होती है, भाषा समझने की कैपेसिटी होती है, उस पे आपका असर पड़ सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है कि पैरेटल लोब मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार है? पैरेटल लोब। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि पैरेटल लोब का कार्य क्या होता है। पैरेटल लोब क्या होता है? तो पैरेटल लोब से जितने भी आपके बॉडी टच होना, दर्द होना, तापमान का प्रोसेस करना कि आज बहुत गर्मी है, आज बहुत ठंड है, उसके पीछे आपका पैरेटल लोब का हाथ होता है। उसकी वजह से आप दबाव, दर्द, तापमान को आप महसूस कर पाते हो। जितने भी आप जितने भी सेंसरी एक जगह से दूसरी जगह संकेत को पहुँचाते हो, उसके पीछे भी आपका पैरेटल लोब का हाथ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? प्रोसेसिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन। हर एक पॉइंट को मैंने इसमें डिटेल में मेंशन किया है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, कुछ भी सर्च नहीं करना, सिर्फ क्वेश्चन को आंसर याद मत करना, जो मैंने व्याख्या दिया है उसे भी ज़रूर रीड करना, तभी जाकर आपका डाउट क्लियर हो पाएगा और आपके माइंड में हमेशा के लिए स्टोर हो पाएगा। क्योंकि टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर नहीं पता कितना इम्पोर्टेंट है, जाकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखना, इस टॉपिक से आपको 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा आपके पेपर में देखने को मिल जाएँगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है कि कौन-सा लोब भाषा के उत्पादन ब्रोका के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया था, ब्रोका से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन फ्रंट, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, पैरेटल या एक से अधिक। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा फ्रंट लोब, ठीक है? होता क्या है? ब्रोका क्षेत्र एक फ्रंटल लोब में देखने को मिलता है जो कि भाषा के उत्पादन और वाक् गठन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कौन-सा लोब श्रवण जानकारी की व्याख्या करने के लिए जिम्मेदार है? तो बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से बताइए क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा टेम्पोरल लोब, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन ऑक्सीपिटल लोब मस्तिष्क के किस भाग में देखने को मिलता है? जस्ट मैंने आपको बताया था ऑक्सीपिटल लोब होता कहाँ पे है? पहला ऑप्शन है सामने, बगल में, पीछे या ऊपर। सामने क्या होता है? सामने आपका होता है फ्रंटल लोब, ठीक है? जिसे हम कहते हैं सामने की ओर जो आप जहाँ पे आप टीका लगाते हो, उसे होता है फ्रंटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब कहाँ होता है? बगल में क्या होता है? बगल में होता है आपका टेम्पोरल लोब, जो कान की ऊपर साइड होता है। आप उसे बगल कह सकते हो, जो आप उसे कहा जाता है टेम्पोरल लोब। ठीक है? पीछे क्या होता है? पीछे आपका होता है ऑक्सीपिटल लोब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, ऑक्सीपिटल लोब मस्तिष्क के पिछले हिस्से में देखने को मिलता है, जो कि दृश्य जानकारी को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन-सा लोब स्थानिक और अभिविन्यास और नेविगेशन के लिए जिम्मेदार है? पहला ऑप्शन है फ्रंट, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, पैरेटल या इनमें से कोई नहीं।
तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा पैरेटल लोब। याद रखना पैरेटल लोब स्थानिक अभिविन्यास, नेविगेशन और शरीर की स्थिति को समझने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी साइकोलॉजी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो एक बात क्या मैं आपको बताता हूँ। जो भी लोग एनसीईआरटी को रीड करते हैं जो थ्योरी पोर्शन है आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, बिल्कुल सही पढ़ते हो। लेकिन गलती क्या होता है ना क्वेश्चन 11 का 12 को उठाकर देखोगे, तो जो उसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है, उसमें या फिर आप थ्योरी पोर्शन पढ़ते हो, उससे आप आइडिया नहीं लगा सकते हो कि क्वेश्चन कैसे एग्ज़ाम में पूछेगा। खुद से आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हो, क्वेश्चन किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछेगा। क्योंकि जो आप क्वेश्चन बनाते हो, वन लाइनर बनाते हो, एक आसान सा क्वेश्चन बनाते हो, जो आप आसानी से आंसर बता पाओगे। लेकिन आपको जो एग्ज़ामिनर है बीपीएससी स्टेट उतने आसान क्वेश्चन नहीं पूछता। एनसीईआरटी पढ़ रहे हो अच्छी बात है लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल है उसको भी आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा जो आपको दिया जा रहा है। सिर्फ़ एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप बस पढ़ते रह जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, लिख के रख लो। क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ रहे हो लेकिन उस लेवल का क्वेश्चन आप खुद से नहीं बना पा रहे हो, तो आप फिर इसमें एग्ज़ाम में जाकर फँस सकते हो। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ो लेकिन उस लेवल का जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, उससे भी आप प्रैक्टिस करो जिससे आपका पेपर क्वालीफाई हो सके। क्योंकि जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन का पैटर्न होता है, अगर उस लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है एनसीईआरटी रीड करने का। जो फ बात सच्चाई है मैं आपको बताता हूँ, जो फ़ॉलो करेंगे उनका एग्ज़ाम क्वालीफाई होगा। एनसीईआरटी पढ़कर अगर आप पढ़ रहे हो और उस लेवल का क्वेश्चन आप नहीं बना रहे हो, तो फिर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम काट रहे हो, ठीक है? ये बात करवा है लेकिन आप जो मान लेगा, जो एक्सेप्ट कर लेगा उसका पेपर क्वालीफाई होगा, ये आपका गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है कि फ्रंट लोब को नुकसान होने से क्या हो सकता है? अगर मान लो जो आपका फ्रंट लोब है, अगर उसमें कुछ नुकसान होता है तो क्या हो सकता है? मैंने इसी से एक क्वेश्चन जस्ट बताया था। सेम क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन का पूछने का तरीका बदल गया है और ऑप्शन को भी चेंज कर दिया गया है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो मैंने आपको मेंशन किया था अगर आपको फ्रंट लॉब में कोई भी नुकसान होता है तो जो आप डिसीज़न लेते हो, जो प्लानिंग करते हो उसमें आपका वो उसे खो सकते हो, उसे नियंत्रण करने का जो आपका व्यवहार होता है, डिसीज़न मेकिंग, प्लानिंग बनाने का सब कार्य करता है कौन? फ्रंट लोब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कौन-सा लोब स्पर्श की अनुभूति से जुड़ा होता है? जस्ट मैंने आपको मेंशन किया था। फ्रंट, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, पैरेटल या इनमें से कोई नहीं। किस लोब से पता चलता है कोई आपको टच कर रहा है? तापमान कितना है? गर्मी कितना है? ठंडा कितना है? किस लोब से पता चलता है? आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन 11 का जो 11 सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा पैरेटियल लोब जिस वजह से हम स्पर्श, दबाव, दर्द, तापमान जैसी सेंसरी जानकारी को हम प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार मानते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा लोब प्राथमिक दृश्य पराकाष्ठा विजुअल कॉर्टेक्स को शामिल करता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 10, 11 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा ऑक्सीपिटल प्राथमिक दृश्य पराकाष्ठा ऑक्सीपिटल लोब में देखने को मिलता है जो कि आपकी जानकारी को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कौन सा लोब इमोशन और आपकी मेमोरी को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार है? विच लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग इमोशन एंड मेमोरी? पहला ऑप्शन फ्रंट, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, पैरेटल या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा टेम्पोरल लोब, ठीक है? याद रखिएगा जो कि आपके इमोशन, आपके मेमोरी को काम करने का अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेष रूप से हिप्पोकैम्पस जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, हिप्पोकैम्पस का कार्य क्या होता है, ठीक है? जो भी आप याद रखते हो वो सब कुछ आपके टेम्पोरल लोब और हिप्पोकैम्प की वजह से याद रखते हो जिसमें आपका शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और आपका सेंसरी मेमोरी अंतर्गत आता है, ठीक है? ऑलरेडी मैंने मेमोरी पे वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप प्लेलिस्ट में वीडियो चेकआउट करना, आपको मेमोरी से काफ़ी डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएँगे आपको प्लेलिस्ट में। अगला क्वेश्चन है फ्रंट लोब को पैरेटल लोब्स की कौन-सी संरचना अलग करती है?
फ्रंट लोब को पैरेटल लोब से कौन-सी संरचना उनको अलग करती है? पहला ऑप्शन है सेंट्रल सल्कस, लेटरल फिशर, लॉन्गिट्यूडिनल फिशर या कॉर्पस कैलोस्ट्रम या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। सेंट्रल सल्कस होता क्या है? सेंट्रल सल्कस एक गहरी खाई होती है जो कि फ्रंट लोब को पैरेटल लोब से अलग करती है। इस डिफरेंस को याद रखना, कई बार एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं कि आपका फ्रंट लोब और जो आपका पैरेटल लोब में अंतर क्या है। ठीक है, तो आप इस अंतर को याद रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा लोब स्वैच्छिक गति के लिए जिम्मेदार है? पहला ऑप्शन फ्रंट, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, पैरेटल या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा लोब स्वाद की अनुभूति से जुड़ा होता है? जो आप टेस्ट करते हो खाना, जिससे काफ़ी आपको टेस्टी खाना लगता है, उस उसके पीछे किस लोब का हाथ है, आपको ये बताना है। अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा, तो आसानी से आप इसका आंसर बता पाओगे कि किस वजह से आप तापमान, टेस्ट, टेम्परेचर सब कुछ फ़ील कर पाते हो। मैंने आपको जस्ट बताया था। तीनों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। जिस वजह से आप तापमान और आपने टच करने का फ़ील आप महसूस कर पाते हो टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कौन-सा लोब चेहरे की पहचान जैसे जटिल दृश्य कार्य को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार है? अगर आप किसी को चेहरा याद रख पाते हो, उसके पीछे किस लोब का हाथ है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन फ्रंट, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल या पैरेटियल या इनमें से कोई नहीं। आपके पास 4 ऑप्शन हो गए, मुझे बता दो इन ऑप्शन का राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का? देखो एक होता है एफएफए, ठीक है? एफए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है फ्यूसिफॉर्म फेस एरिया, जिस वजह से आपके चेहरे को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है कि आप कौन हो, ठीक है? तो नाम याद रखना एफएफए फ्यूसिफॉर्म फेस एरिया, जिस वजह से आपको चेहरे को याद करने में, चेहरे की पहचान करने के लिए मदद करता है। तो ये एफएफए किस एरिया में होता है? तो ये होता है आपका टेम्पोरल लोब के अंदर होता है, ठीक है? जिस वजह से आपके पहचान पहचान करने के लिए ज़िम्मेदार माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन नहीं किया है, तो इस ग्रुप को ज़रूर जॉइन करना। चाहे आप यूपीएससी तैयारी 4 हो, चाहे स्टेट सेकंड पेज या किसी भी स्टेट में टीचिंग वैकेंसी निकलती है, हम इस ग्रुप में अपडेट आपको करते रहते हैं। हर एक नोटिफ़िकेशन आपको अपडेट मिलेगा, चाहे आपका वीडियो हो, चाहे आपका पीडीएफ हो, चाहे आपका टेस्ट सीरीज, हर इस ग्रुप में हम पोस्ट करते रहते हैं। तो जाकर आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 आपको बताना है कि कौन सी लोब विभिन्न प्रकार की संवेदी जानकारी को एकत्रित करने का जिम्मेदार है। पहला ऑप्शन फ्रंट, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, पैरेटल या इनमें से कोई नहीं। अगर आप टोटल 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो, यकीन मानो इससे आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा, या फिर किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखना, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए होंगे, अगर आप इतना डिटेल पढ़ लेते हो, आसानी से आप उस हर एक क्वेश्चन का आंसर बता पाओगे। तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि जब भी क्वेश्चन में आपको सेंसरी इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछे, तो आप आँख बंद कर आंसर डी टिक आउट कर देना, आपका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कौन सा लोब दर्द की अनुभूति से जुड़ा होता है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 18 का राइट आंसर क्या होगा। अगर अभी भी आप गलत आंसर टिक आउट कर रहे हो, आपको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा। जो मैंने फैक्ट्स बताए थे इम्पोर्टेंट, उस इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को डिटेल में पढ़ना। उतना पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी है। तो मैंने इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि मैंने आपसे जस्ट स्टार्टिंग में कहा था, जो भी आपका स्पर्श, तापमान, दर्द, कोई भी आप टेस्ट फ़ील करते हो, कोई आपको टच करता है, इस सब किस वजह से पता चलता है? तो पैरेटल
लोभ की वजह से पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा लोभ सर्वजन जानकारी और भाषा की समझ को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार है? बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेम्पोरल लोब। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लोब व्यवहार की योजना और संगठन के लिए जिम्मेदार है? फ्रंट, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, पैरेटल या इनमें से कोई नहीं? कौन प्लानिंग करता है, कौन ऑर्गेनाइज करता है बिहेवियर, कौन डिसीजन मेकिंग करता है, आपको ये बताना है। अगर अभी भी आप आंसर बता पाओगे, मुझे यकीन है, क्योंकि मैंने आपको हर एक डाउट को क्लियर कर दिया है। जिस वजह से आप डिसीजन लेते हो, कोई भी प्लानिंग करते हो, कोई भी आप रूल बनाते हो, सब कुछ किसकी वजह से होता है? तो फ्रंट लोब की वजह से होता है, जो कि आपके मस्तिष्क के आगे होता है, जिसमें आप टीका लगाते हो। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी लोब शरीर की स्थिति और गति से संबंधित जानकारी को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार है? बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? और एक बात, हमेशा क्वेश्चन को रीड हिंदी मत करना, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन को रीड करना है, चाहे आपका क्वेश्चन हो चाहे ऑप्शन हो। क्योंकि दोनों में आप क्वेश्चन रीड करोगे तो ही जाकर आपका डाउट क्लियर होंगे, क्वेश्चन समझ पाओगे। मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं, जो हिंदी लैंग्वेज को पढ़ने वाले हैं, सिर्फ हिंदी को क्वेश्चन रीड करके आंसर टिक आउट कर देते हैं। जब आप क्वेश्चन को इंग्लिश में रीड करोगे, आसानी से और आपको मदद मिलेगी आंसर को राइट आंसर बताने में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा लोब स्पर्श, दबाव और तापमान से संबंधित जानकारी को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार है? तो मैं अभी तक कितनी बार मल्टीपल टाइम आपको बता चुका हूँ, पेरिटल लोब, जो कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा लोब दृष्टि से संबंधित जानकारी को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार है? किसकी वजह से आप रिस्पॉन्सिबल हो रिलेटेड इंफॉर्मेशन विजन से रिलेटेड? पहला ऑप्शन फ्रंट, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, पैरेटियल या इनमें से कोई नहीं? जो ऑक्सीपिटल लोब होता है, वो आपके दृश्य से संबंधित जानकारी को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है, जो आपके मस्तिष्क के पिछले भाग में ये स्टोर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा लोब श्रवण से संबंधित जानकारी को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार है? विच लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हियरिंग? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अगर आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ा होगा तो। हियरिंग से रिलेटेड एक ही लोब काम करता है, वो है आपका टेम्पोरल लोब, जो कि आपके कान के ऊपरी साइड आपका स्टोर रहता है, जिसे कहा जाता है टेम्पोरल लोब। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा लोब गंध से संबंधित जानकारी को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार है? जो आप स्मेल करते हो कि स्मेल अच्छा है या बुरा या टेस्टी है, या फिर बहुत गंदा स्मेल आ रहा है, किस वजह से कर पाते हो, आपको ये बताना है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 25 का राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, टेम्पोरल लोब। क्वेश्चन नंबर 26, आपको बताना है कि कौन सा लोब स्वाद से संबंधित जानकारी को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार है? जस्ट मैंने आपको बताया था कि जो भी आप टेस्ट हो, चाहे आपको कोई टच करे या फिर आपको टेम्परेचर गर्मी हो चाहे ठंडा हो, किसकी वजह से पता चलता है? तो सब आपको पता चलता है पैरेटियल लोब की वजह से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा लोब स्मृति से संबंधित जानकारी को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार है? विच लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मेमोरी? तो क्वेश्चन 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, टेम्पोरल लोब। अगला क्वेश्चन, कौन सा लोब भावनाओं को संबंधित जानकारी को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार है? ऐसा कौन सा लोब है जो रिस्पॉन्सिबल है आपके इमोशन को इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 28 का राइट आंसर क्या होगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना जितने लोग वीडियो देख रहे हो, क्योंकि ऐसे कंटेंट बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है। जो वीडियो आप 30 मिनट में देखते हो, उसको बनाने में हमें 3 दिन का समय लगता है, और उसके लिए हमें किसी और को पे करना पड़ता है, जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, जिससे हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का।
तो क्वेश्चन 28 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा लोग भाषा की समझ से संबंधित जानकारी को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार हैं? अगर आप अगर आपने स्टार्टिंग का फैक्ट्स जाना होगा, उसमें मैंने मेंशन किया था वार्निंग का क्षेत्र, जो कि आपके भाषा की समझ से जानकारी को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। और आज का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा लोग स्वैच्छिक गति से संबंधित जानकारी को प्रोसेस करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो भी आंसर 8 कर रहे हैं, उनका आंसर सही है, फ्रंटल लोब आपका राइट आंसर होगा। तो टोटल आज के वीडियो में 30 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आपने कितना क्वेश्चन सही किया। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने के बाद, अगर आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपने अगर रीड किया होगा, तो आसानी से हर एक क्वेश्चन को आप बता पाओगे। मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने पूरा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ा होगा, तो आपका स्कोर 22 प्लस आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल आपका मॉडरेट था और आप इसमें आसानी से 22 प्लस स्कोर ला सकते थे। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी दिया जा रहा है, क्योंकि जो भी आप 500 में वन टाइम पेमेंट करते हो, उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दे, जो मैं 2000 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बाद आपके एग्जाम तक आपको नए नए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, हर एक चीज़ आपको मिलेगा सिर्फ वन टाइम पेमेंट करने के बाद। जिसमें आपको थ्योरी हुआ, चाहे आपका 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन आंसर हो गया, एनसीईआरटी हो गया, जीके जीएस हो गया, मैथ, रीजनिंग, आर्ट्स ऑफ टीचिंग या लैंग्वेज पेपर, टॉपिक वाइज़ थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साइकोलॉजी का व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज प्लस ग्रुप डिस्कशन दिया जा रहा है। ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है कि कल आपका एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 थिंकिंग का टेस्ट सीरीज हुआ था, जिसका रिजल्ट आज शाम 5 बजे डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है? 5 बजे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हो ग्रुप में ज्वाइन करना, तो जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, उसमें टेस्ट का लिंक दिया गया, आप उसे रिजल्ट जाकर आप टेस्ट अटेम्प्ट करो और अपना रिजल्ट आप देख पाओगे। ठीक है? तो इस ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ़ आपको 500 में, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप भी सीरियस हो, अपने फ्यूचर पे सिर्फ़ 500 खर्च करना है, जितना पैसे आप खाने-पीने या घूमने-फिरने में उड़ा देते हो, सिर्फ़ उतने पैसे आपको खर्च करने हैं। लेने के लिए आपको इस नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप करना है, बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।